जोहार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एड शाइन में आप सबों का स्वागत है फिर से। और आज हमारा आदिवासी विद्रोह पर दूसरा वीडियो है और निश्चित रूप से इस दूसरे वीडियो में आदिवासी विद्रोह आपके पूरे खत्म हो जाएंगे। और जिन दो वीडियो में मैंने आदिवासी विद्रोह पढ़ाया है, निश्चित रूप से झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का, चाहे वो जेपीएससी हो या जीएसएससी हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन विद्रोह में नहीं पूछे जाते हैं और न पूछे जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा ढाल विद्रोह को देखा, जगन्नाथ ढाल के द्वारा 1767 से 10 वर्षों तक 1777 ईस्वी तक। ढाल के बाद हमने चुआड़ विद्रोह को देखा, हमने चेर विद्रोह को देखा, हमने भोक्ता विद्रोह को देखा, हमने घटवाल विद्रोह को देखा, हमने पहाड़िया जनजाति के विद्रोह को देखा 1772 से 1782 ईस्वी। हमने तिलका बाबा के आंदोलन को देखा 1784-85 ईस्वी। ठीक है, तिलका बाबा के आंदोलन के बाद हमने तमाड़ विद्रोह को देखा, हमने 1820 और 21 में हो विद्रोह को देखा। हो विद्रोह के बाद 31-32 में हमने पहला झारखंड का पहला संगठित, व्यवस्थित और व्यापक आंदोलन कोल विद्रोह को देखा। ठीक है, उसके बाद 1857 के विद्रोह की पूर्व संध्या में, या यूं कहें उससे कुछ पहले होता है 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह। ठीक है, और उससे कुछ पहले होता है 32-33 में भूमिज विद्रोह। तो यहाँ भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह, उसके सरदारी आंदोलन, फिर सफाहोड़ आंदोलन को भी देखेंगे। चलिए, बिना टाइम को बर्बाद करते हुए 31-32 में कोल विद्रोह के बाद, जो 31-32 के ठीक बाद यानी 32 और 33 ईस्वी को जो विद्रोह होता है, उसे नाम दिया गया है भूमिज विद्रोह। ठीक है, भूमिजों का चूंकि गंगा नारायण को समर्थन प्राप्त था, गंगा नारायण सिंह को, इसलिए इसको भूमिज विद्रोह नाम दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। भूमिज विद्रोह में आपसे क्वेश्चन 2-3 आएंगे। भूमिज विद्रोह कब हुआ, तो एकदम याद कर लीजिए, भूमिज विद्रोह कोल विद्रोह के बाद हुआ है। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ है। इसके मुख्य नेता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह। यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण सिंह, कब हुआ, 32-33। तीसरा जो है, हो सकता है पूछा जा सकता है, कारण क्या था, तो कारण मोटा मोटी आप इतना ही जानिए कि जनजातीय परंपरा के अनुसार वीरभूम जो है, वीरभूम का जागीर गंगा नारायण सिंह को मिलना था, लेकिन अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण गंगा नारायण सिंह को इनकी जागीर नहीं मिलती है। उल्टे एक जगन्नाथ देव होते हैं, उन्होंने बाकी जो इनके पास जागीर थी उनसे भी से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जब इनको बर्खास्त कर दिया गया तो इनको नहीं रहा गया, और वही बड़ा भूम, वीरभूम जो है, वीरभूम बड़ा भूम के बाजार में मजदूर दिवस के दिन, वीरभूम बड़ा भूम के बाजार में मजदूर दिवस के दिन 1 मई को 1832 को यह अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, और बड़ा बाजार में जो है वो लूटपाट करते हैं। ठीक है, बड़ा बाजार में वो लूटपाट करते हैं और जगन्नाथ देव की हत्या कर देते हैं। एक है ये कि जगन्नाथ देव की हत्या कर देते हैं, मजदूर दिवस 1 मई 1832 को बड़ा भूम पर अटैक करते हैं, लूटपाट करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण घटना है कि इनको चेतन सिंह से युद्ध होता है। ठाकुर चेतन सिंह जो सिंहभूम के थे, सिंहभूम के हो जनजाति ने समर्थन देने को कहा, इस शर्त पर कि चेतन सिंह से उनको हो जनजाति को संरक्षण दे। तो चेतन सिंह से जब इनका युद्ध होता है, तो दुर्भाग्य से चेतन सिंह के साथ जब युद्ध होता है, सरायकेला खरसावां के जो चेतन सिंह होते हैं वो इनको परास्त कर देते हैं, और इनके शरीर के, ध्यान दीजिएगा, इनको परास्त कर इनके शरीर के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। धड़ को अलग कर एक ट्रे में जो है विल्किंसन को जो है वो प्रस्तुत करते हैं, गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है कि गंगा नारायण सिंह को ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। ठाकुर चेतन सिंह जो खरसावां के जमींदार होते हैं, खरसावां, सरायकेला खरसावां, खरसावां वर्सेस गंगा नारायण सिंह के बीच युद्ध होता है। एक ट्रे में जो है विल्किंसन को इनका माथा जो है वो काट कर, वो शरीर से अलग कर, माथा जो है, सर जो है वो एक ट्रे में प्रस्तुत किया जाता है चेतन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह 1832-33, नेता गंगा नारायण सिंह। ठीक है, दमनकारी हो गए विल्किंसन, इन्हीं के नेतृत्व में दमन होता है। ठीक है, तो विल्किंसन, यही 3 चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब सिपाही विद्रोह 1857 का जो भारत का पहला क्रांति भी माना जाता है, पहला राष्ट्रीय क्रांति माना जाता है, पहला सिपाही विद्रोह माना जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, वीर दामोदर सावरकर के द्वारा
जो उन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, उसकी पूर्व संध्या पर यानी उससे ठीक पहले 1855-56 में संथालों का विद्रोह होता है। संथाल जनजाति के विद्रोह को हूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए संथाल जनजाति में जब विद्रोह होता था तो ये लोग हूल हूल कहते थे, इसीलिए इस विद्रोह को हूल नाम दिया गया। हूल का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि हूल किस विद्रोह से संबंधित है, तो आपको संथाल विद्रोह बोलना है। हूल किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह किस विद्रोह से संबंधित है? तो बिरसा आंदोलन का विद्रोह। दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा स्टूडेंट जो है, हमेशा छात्र जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? हूल मतलब संथाल विद्रोह, और आपको बोलना है जब बिरसा का उलगुलान या उलगुलान बोला जाएगा या मुंडा विद्रोह बोला जाएगा तो बिरसा मुंडा का विद्रोह। ठीक है, चलिए हूल चलते हैं। हूल, संथाल हूल। ठीक, हूल जो कि हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है हूल दिवस। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ठीक, संथाल विद्रोह बहुत ही जबरदस्त विद्रोह था। संथालियों का संथाल परगना में बहुत ही सशक्त विद्रोह था। तकरीबन इसमें 60,000 संथाली जो है सशस्त्र रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, और इसमें 15,000 संथाली जो कि रिकॉर्ड में है, कागजी रिकॉर्ड के अनुसार 15,000 और इससे कहीं ज्यादा ही हुए होंगे। 15,000 संथाली जो है इसमें शहीद हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। जब हम लोग आदिवासी का विद्रोह पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कि सचमुच आदिवासी नायकों ने कितना ज्यादा, मतलब कि कितना ज्यादा बलिदान दिया है। कहीं भी इनके बलिदान को जो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं उनसे कहीं कम नहीं आंका जा सकता है। ये हमेशा सोचिएगा। आप गौर कीजिए, संथाल विद्रोह जब हुआ तो 4 भाई सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और 2 बहनें फूलो और झानो। एकदम मार्मिक रूप से आप सोचिए कि सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, 4 भाई और 2 बहनें, 6 ने जो है एक परिवार के सभी सदस्यों ने कुर्बानी दे दी। कैसा लगता होगा इन लोग को जब आपस में, जब सुनता होगा इन लोग कि जब सिद्धू को जब फांसी दी गई तो कान्हू को जब पता चला होगा, जब चांद भैरव को पता चला होगा, जब 2 बहनों को पता चला होगा, इनके माता पिता को पता चला होगा, उसी समय फिर चांद भैरव को गोली लग जाती है तो कान्हू को कैसा लगा होगा, और जब कान्हू को अंतिम में फांसी दी जाती है तब कैसा दृश्य होगा, वो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए हम लोग अभी अध्ययन कर लेते हैं। संथाल विद्रोह, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे फूलो, झानो, ये 4 भाई और 2 बहनें जो है संथाल विद्रोह के नायक और नायिका थे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जो है वो 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडी में जमा होते हैं, जहां 400 गांव के, ध्यान दीजिएगा, चारों भाई, 2 बहनें और सभी संथाली भाई जो हैं वो 30 जून 1855 भगनाडी में 400 गांव से करीब 6,000 या कहीं कहीं 10,000 उल्लेखित है बुक में, संथाली जो है परंपरागत अस्त्र शस्त्र लेके जो है वो जमा होते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह की, सशस्त्र विद्रोह की घोषणा करते हैं और अबुआ राज जो है घोषित करते हैं। ठीक है, अबुआ राज की घोषणा करते हैं। ठीक, यह संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को जो है विद्रोह प्रारंभ होता है। आसपास के 10,000 करीब 6,000 संथाली जमा होते हैं, विद्रोह का आह्वान होता है, अबुआ राज की घोषणा होती है, सिद्धू राजा बनते हैं सबसे बड़े भाई। ठीक है, कान्हू जो है वो मिनिस्टर, मंत्री बनाया जाता है उनको। ठीक, जो फिर संझले भाई थे सिद्धू, कान्हू, चांद, चांद को प्रशासक बनाया जाता है। भैरव जो थे वो सेनापति बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव राजा, मंत्री, प्रशासक, सेनापति बनाए जाते हैं। ठीक, उसके अलावा फिर फूलो, झानो है, इसमें भाई के अलावा 2 बहनें हैं। ठीक, अब सब मिलकर 4 भाई, 2 बहनें और सभी संथाली भाई मिलकर अबुआ राज की घोषणा करते हैं। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा विद्रोह जन्म लेता है कि कार्ल मार्क्स जैसे जो महान दार्शनिक ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति
की संज्ञा दी है। यानी कि अगर राष्ट्रीय तौर पर भी देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के पहले जो है वो पहला जो जन क्रांति है वो इसी को माना जा सकता है। तो संथाल विद्रोह जो है उसे कार्ल मार्क्स ने भारत की पहली जन क्रांति की संज्ञा दी है। इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट आ जाएगा, इसमें इस विद्रोह में महेश लाल और दरोगा महेश लाल और प्रताप नारायण, महेश और प्रताप, तो दरोगा महेश लाल और प्रताप नारायण की हत्या कर दी जाती है। महेश लाल और प्रताप नारायण की हत्या हो जाती है। ठीक है, हत्या हो जाती है दरोगा की इस क्षेत्र में। तब इस क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाता है। मार्शल लॉ 13 नवंबर 1855 में फौजी कानून यानी मार्शल लॉ लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह विद्रोह और 56 में पुलिस कानून जॉर्ज यूल के द्वारा यूल लॉ लागू किया जाता है। 13 नवंबर 1855 में यहां पर आपको मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और मार्शल लॉ लागू करने के बाद आपको यूल लॉ जो है 56 में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब विद्रोह दमन हो जाता है, विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, फिर संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित कर दिया जाता है। नॉन रेगुलेशन एरिया मीन्स ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो है किसी भी बाहरी आदमी का, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा, बाहरी लोगों का आवागमन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा, केवल ईसाई मिशनरी जो है वहां जा सकते हैं। नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया। इस विद्रोह के अगर दमनकारी जो बोला जाए तो इस विद्रोह का दमन जो है वो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड के द्वारा किया गया। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड के द्वारा किया गया। विद्रोह इतना सशक्त था कि विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेजों ने मार्टिलो टावर नामक एक टावर बनाया था संथाली विद्रोहियों से बचने के लिए। तो संथाल विद्रोह के बारे में मोटा मोटी यही पूछा जाता है। कब हुआ? 1855-56 में हुआ। ठीक है, कौन किया? सिद्धू कान्हू चांद भैरव किए। क्या कारण थे? तो कारण एक ही थे, इनकी जमीनों की लूट, इनकी जमीनों की लूट, नए नए जमींदार साहूकार इनका शोषण करने लगे, इनकी जमीन लूट ली गई, बैठ बेगारी को प्रोत्साहन दिया गया। और तत्कालिक कारण था कि जो तत्कालिक कारण था वो था भागलपुर से उस समय वर्धमान रेल परियोजना जो है, रेल की पटरी बिछाई जा रही थी भागलपुर से वर्धमान तक, जिसमें संथाली जनजाति के भाइयों को जो है वो क्या किया गया, उन्हें बैठ बेगारी मतलब बंधुआ मजदूरी के रूप में उनका व्यवहार किया जाने लगा। तब इससे जो है वो संथालियों के पास जो है वो न्यायालय में गए, वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी, प्रशासन से भी उन्हें निराशा हाथ लगी, जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों का शोषण, जिस कारण लास्ट में वो विद्रोह करने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया 55-56 में। इसी विद्रोह के बाद संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 में आता है। संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 में आता है। ठीक है, हजारीबाग में भी इस यह विद्रोह काफी सशक्त रूप से उभरा और हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और आपका जाकर भैरव मांझी, सिद्धू कान्हू चांद भैरव था ना, तो यहाँ हजारीबाग में भी एक भैरव मांझी थे। ठीक है, तो अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी, भैरव मांझी और बीरभूम में गोरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया। अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी, भैरव मांझी, बीरभूम में गोरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, अब हो गया भूमिज विद्रोह 1832-33 में गंगा नारायण सिंह का विद्रोह, उसके बाद आता है संथाल विद्रोह, ये विद्रोह भी हो गया। ठीक है, सरदारी आंदोलन हम आते हैं। सरदारी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 1858 में सरदारी आंदोलन आपका स्टार्ट होता है। ठीक, ये आंदोलन 1895 तक चलता है। ठीक है, 1858 से 1895 तक चलता है। इसे 3 चरणों में देखा जाता है। ठीक है, सरदारी आंदोलन कुछ नहीं था, इसमें क्या था कि समझने वाला बात है, इसको याद नहीं किया जा सकता, समझ लीजिए। कभी क्वेश्चन आता है कि आखिर जो सरदारी आंदोलन है, वो सरदारी आंदोलन, जो बिरसा आंदोलन है, वो सरदारी आंदोलन का ही विस्तार या विस्तृत रूप है कैसे। ठीक है, क्वेश्चन आया था इस बार 6ठी जेपीएससी में, मेंस में ये। ठीक है, तो सरदारी आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, वो सरदारी आंदोलन का ही विस्तृत रूप है। कोल विद्रोह जब हुआ था, याद कीजिए 31-32 में, तो बहुत भयावह विद्रोह था, बहुत संगठित सशक्त विद्रोह था। तो हुआ क्या कि कई कोल विद्रोही जो थे, मुंडा जनजाति के विद्रोही जो थे, वो चले गए आसाम। ठीक है, आसाम चले गए, चाय बागानों में चाय की खेती करने के लिए चले गए। उसके बाद जब आसाम चले गए और जब लौट के आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो जमींदारी प्रथा है, उनकी जो जमीनें हैं, वो जमींदारों के अधीन हो गई है। कोई दूसरा व्यक्ति उन पर काबिज है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई पशु पाल रहा है, कोई जोत तोड़ रहा है, कोई इस पर मकान बना के रह रहा है, मतलब उनकी जमीन उनसे छीन ली गई। ठीक है, तो अपनी जमीन को वापस करने के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन यह आंदोलन प्रारंभ किया तो पहले इसीलिए इस सरदारी आंदोलन को बुक में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है कि मुंडा जनजाति के सरदारी छीन जाने के कारण सरदारी आंदोलन इसका नाम दिया गया। ठीक है, मीन्स मुंडा जनजाति जो जमीन के जो सरदार थे वहां, उनकी सरदारी छीन गई, तो सरदारी आंदोलन हुआ। यह 3 चरणों में हुआ। एक अपनी भूमि को वापस लेने के लिए, एक पुराने मूल्यों को स्थापित करने के लिए, और फिर तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन होता है। ठीक है, तो सरदारी आंदोलन जो था ये 3 चरणों में हुआ। 1858 से 95 के बीच भूमि आंदोलन, पुनर्स्थापना आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन। 1858 से 81 के बीच और 1881 से 90 के बीच पुनर्स्थापना आंदोलन, और 90 से 95 के बीच राजनीतिक आंदोलन। जब भूमि आंदोलन जो हुआ, भूमि वापसी का, तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लाया गया 1867 में, और यही छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो आया, उसके द्वारा जो है भूइंहरी भूमि का सर्वे किया गया। भूइंहरी भूमि को वापस जो है मुंडाओं को, उराओं को दिलाया गया। लेकिन इसके अलावा कई और भूमि थी, जैसे कोड़कर भूमि थी, आपकी राजहंस भूमि थी, खुटकट्टी भूमि थी, इन भूमियों का सर्वे नहीं हुआ। यानी आंदोलन जो है वो आगे चलता रहा। फिर पुनर्स्थापना आंदोलन हुआ, राजनीतिक आंदोलन हुआ। सरदारी आंदोलन जो है मोटा मोटी चल रहा था, अपने अपने स्तर पर विद्रोह कर रहे थे भूमि की वापसी के लिए। लेकिन यह विद्रोह जो है एक नेतृत्वहीन विद्रोह के रूप में चल रहा था। इसको नेतृत्व और संगठन उस समय और व्यवस्थित स्वरूप उस समय प्रदान किया गया जब बिरसा मुंडा का अवतरण होता है। बिरसा मुंडा का जब अवतार होता है, तो इसी सरदारी आंदोलन को उन्होंने एक विस्तृत, संगठित और व्यवस्थित स्वरूप दिया। इसीलिए सरदारी आंदोलन जो है उसका आप विस्तार रूप बिरसा मुंडा के आंदोलन को कह सकते हैं, या बिरसा मुंडा का आंदोलन सरदारी आंदोलन का ही एक विस्तार रूप था। तो सरदारी आंदोलन 1858 से लेकर 1895। ठीक, तो संथाल विद्रोह, उसके सरदारी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, एक लंबा आंदोलन। संथालियों के चारित्रिक उत्थान के लिए, उनके समाज में सुधार के लिए, मतलब उनका सामाजिक सुधार, उनके चारित्रिक उत्थान के लिए एक आंदोलन चलता है 1870 में, जिसका नाम दिया जाता है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन। और इस आंदोलन के जो नेता हैं वो है लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा, इन्होंने संथाली जनजाति के चारित्रिक उत्थान के लिए आजाद हिंद फौज की तर्ज पर
एक देश उद्धारक दल का गठन किया। एक आजाद हिंद फौज की तर्ज पर लाल बाबा उर्फ लाल हेम्ब्रम ने देश उद्धारक दल का गठन किया। साथ ही साथ उन्होंने संथाली आदिवासियों को जो है राम नाम का मंत्र दिया, जनेऊ धारण करने का उपदेश दिया, राम नाम का मंत्र दिया, जनेऊ धारण करने का उपदेश दिया, तुलसी चौरा पिंडा लगाने उसकी पूजा करने का संदेश दिया और इसके साथ साथ मांस मदिरा का त्याग करने सफेद झंडी उन्हें प्रदान किया। तो सफाहोड़ आंदोलन 1870 में आता है। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के द्वारा संथाली जनजातियों के धार्मिक चारित्रिक उत्थान के लिए देश उद्धारक दल का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज की तर्ज पर लाल बाबा के द्वारा उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया, जनेऊ पहनने बोला, मांस मदिरा का त्याग करने कहा, सफेद झंडी दिए, ठीक है, और आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने को कहा। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है आज सफाहोड़ आंदोलन तक हम ये जो है वीडियो रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारा आपका आदिवासी विद्रोह जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम माफी चाहते हैं। मेरा टारगेट था कि आज ही जो है सारा आदिवासी विद्रोह इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। ठीक है, जिसके कारण मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है, जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।